So let's start our class. तो जो भी चाइल्ड है अंडर सच अ मैरिज, वो उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अगर शादी अगर मैरिज जो है वो लेजिटिमेट होती तो फिर उस चाइल्ड पे क्या असर होता। एंड इसका नेक्सस क्या है? इसका नेक्सस ये है सुप्रीम कोर्ट का, सीधा सीधा हम समझ सकते हैं कि जो चाइल्ड है, ठीक है, विच इज born out of void or avoidable marriage, it's not his or her fault. Okay, so to deny them of an opportunity and of a property which they would have been uh, which in which they would have had a vested interest, तो वो एक तरीके से अनफेयर होगा। अब क्लॉज 2 को भी देख लेते हैं जो डिस्कस हुआ था जजमेंट में। where a decree of nullity is granted in respect of a voidable marriage under section 12। तो क्लॉज 1 डील कर रहा है void marriage, मतलब बता रहे हैं कि जो सेक्शन 11 के अंदर void marriage है वो जैसे भी हो, तो ये वाला जो सेक्शन है उसे अफेक्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली 16 क्लॉज 2 सेक्शन 12 को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, so where a degree of nullity is granted in respect of a voidable marriage under section 12, any child begotten or conceived before the decree is made who would have been the legitimate child of the parties to the marriage if at the date of the decree it had been dissolved instead of being annulled shall be deemed to be their legitimate child, not withstanding the degree of nullity. Okay, so इसमें भी सिमिलरली वही बात की है जो 16 क्लॉज 1 में हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट का सिंपल सा इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट देके सिंपल चीजों को सॉल्व कर दिया है कि इवन द चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस दे विल हैव द राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली। ओके, सो ये तो हमने लैंग्वेज पढ़ ली, फॉर्मल लैंग्वेज जो है प्रोविजन की। नाउ लेट्स गो बैक अगेन to our digest. Now, it is also said that Section 6 of the Hindu Succession Act, which deals with interest in co-parcenary property, lays down a legal fiction that co-parcenary property would be treated as if partition had taken place. Okay, so इनका कहना ये था कि since we are creating a legal fiction कि ये जो है लेट्स अज्यूम दैट ये लेजिटिमेट चाइल्ड थे, तो उस लेजिटिमेट चाइल्ड की तरह इनको ट्रीट किया जाएगा। सिमिलरली सेक्शन, उनका कहना ये था कि सेक्शन 6 जो है, ठीक है, तो वो भी क्या कहते हैं, एक लीगल फिक्शन क्रिएट करता है कि जो इंटरेस्ट है कोपर्सनल प्रॉपर्टी में उसको ऐसे देखा जाएगा जैसे कि पार्टीशन टुक प्लेस। ओके, अब जो है लीगल फिक्शन उसमें भी हुआ, तो इसमें क्यों होगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेफर क्यों किया? क्योंकि एक चीज हमने पढ़ी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, while we were studying administrative law. It is not directly applicable, but कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एक स्लाइट एप्लीकेशन है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का, कि अगर लीगल फिक्शन क्रिएट हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 में और ये लीगल फिक्शन यहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है, तो जो सेम्बलेंस है वो हम क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन दीज टू लॉज, राइट। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसके रिगार्ड्स में, ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। दिस इज समथिंग विच आई फील लाइक कि दिस इज एन इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन। तो हमेशा जो हमारे लॉज हैं दे आर इंटरकनेक्टेड और ये अमलगमेट होते रहते हैं। आई जस्ट मेंशन इट टू, मतलब टू कीप योर लीगल क्रिएटिविटी अलाइव। ओके, तो ऐसे कुछ भी जब आप पढ़ रहे हो, सो जस्ट थिंक क्रिएटिवली कि कहाँ क्या कुछ क्या अप्लाई हो सकता है। वैसे नो वन टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन व्हाइल टॉकिंग अबाउट फैमिली लॉ, बट इसको हम क्रिएटिवली सोच सकते हैं। ओके, एंड ये लास्ट पैरा हम पढ़ लेते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द कोर्ट ओपाइंड that the provisions of the Hindu Succession Act have to be harmonized with those of the Hindu Marriage Act to ensure that a child under section 16 clause 1 and 2 of the HMA has a right in the property of their parents. Okay, clear? इसमें हमें
रेशो पता चल गया, हमने प्रोविजंस देख लिए, कोई एस सच खास रेफर्ड जजमेंट था नहीं, ठीक है। टाइटल हमने देख लिया, बेंच हमने देख ली, एंड दैट्स इट। ऐसे हमें जल्दी जल्दी सब कवर करने हैं। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड केस। Courts cannot convict one accused and acquit the other when evidence against both is the same. So basically इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेट हो रहा है, एंड देखा जाए तो एक तरीके से सीआरपीसी भी इन्वॉल्व है। तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोविजन की बात नहीं की है इसमें कोर्ट ने एक जनरल ओपिनियन दिया है in a matter which affects the general perception of the law, okay, and it affects the masses at large and their interest at large, also their personal liberty. So एक तरीके से आर्टिकल 21 को भी ये छू रहा है कहीं ना कहीं, ओके। सो इसका कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं है, ओके। एंड इसमें कोर्ट ने सिंपल साफ सीधी सी बात बोली है, ये जो रेशो है वही, it's evident enough that courts cannot convict one accused and acquit the other when evidence against both is the same. Example ले लेते हैं, that चिरंजीव है, okay, and श्वेता है, okay। अब इन लोगों ने क्या किया कि एक पॉलिटिशियन जा रहा था, okay, रैली निकाल रहा था, and they were really unhappy with this politician की इसने कैसा काम किया है पिछले 5 सालों में। दे वर रियली अनहैप्पी। सो व्हाट डिड इट इज कि चिरंजीव और श्वेता जो हैं, इन दोनों ने जो है टमाटर फेंके इनके ऊपर, सड़े हुए टमाटर, ओके। और ये दोनों जो है कैमरा में आ गए, ठीक है, इनकी रिकॉर्डिंग हो गई। अब ये एविडेंस प्रेजेंट किया गया कोर्ट के सामने। अब चिरंजीव जो है ये तो एक्विट हो गए, ओके, बट श्वेता को इम्प्रिजनमेंट हो गई या फिर फाइन लग गया। सो अब ये चीज चले, ऑब्वियसली श्वेता वुड बी ऑफेंडेड कि भाई ये क्या है, ये किस तरह का बायस है, ये क्या हो रहा है हमारे जुडिशियल सिस्टम में। सो ऑब्वियसली शी वुड चैलेंज इट। सो ऐसा ही कुछ चैलेंज आया होगा। तो केस टाइटल है जावेद शौकत अली कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। एंड इट्स अ 2 जज डिवीजन बेंच, जिसमें बेंच का पार्ट है जस्टिस अभय ओका एंड जस्टिस संजय करोल, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ इनका पास मैटर आया होगा जिसमें इन्होंने बोला that they underscored that courts cannot discriminate between persons accused of a crime when the evidence against all such persons is the same. अब चाहे इसमें हाफिजा भी शामिल हो जाती, ये भी टमाटर फेंकती, ठीक है, और तीनों एक ही काम कर रहे हैं, तीनों के अगेंस्ट एविडेंस है के, तो जो एविडेंस है इट विल बी एविडेंट इनफ इक्वली, ठीक है। इंक्रिमिनेट करेगा तो तीनों को इक्वली करेगा या फिर किसी को नहीं करेगा। there should not be a bias, okay। so clearly इन्होंने बोल दिया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम बीच में। अगर तीनों अक्यूज्ड हैं आप तीनों, तो आप तीनों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा when the evidence against all of you is same, ठीक है। Now the court had made the observation while acquitting 4 persons who had been convicted in connection with allegations of dacoity, murder and being part of an unlawful assembly, ओके। सो आपसे पूछा जा सकता है कि जो इसमें एक्विट हुए थे उनके ऊपर किस किस चीज के एलिगेशंस थे। तो पहला है डकॉइटी, दूसरा मर्डर एंड तीसरा बीइंग पार्ट ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, ओके। अभी तक किसी को कोई डाउट? हाफिजा, चिरंजीव, श्वेता, शैल आई मूव अहेड? ड्यूटी ऑफ पुलिस, इस केस का नाम देखते हैं, सत्येंद्र बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ओके। नाउ ड्यूटी ऑफ पुलिस टू प्रोड्यूस जेल्ड अक्यूज्ड फॉर ट्रायल कैन, लाइक बेसिकली कहना ही चाहते हैं, ड्यूटी इज ऑन पुलिस टू प्रोड्यूस जेल्ड अक्यूज्ड फॉर ट्रायल, कैन नॉट शिफ्ट ब्लेम फॉर नॉन अपीयरेंस टू अक्यूज्ड, ओके। अब जैसे एक अक्यूज्ड है, ठीक है, तो सिंपल सा कहना है सुप्रीम कोर्ट का, एक अक्यूज्ड है, ठीक है, जैसे मैं हूं विश्वास, सो आई एम द अक्यूज्ड, ओके, और मेरे को बेल मिल गई है, ठीक है, इट इज अ बेलेबल ऑफेंस, मेरे को बेल मिल गई है।
अब बेल मिल गई है तो बेल कंडीशन पे मिलती है कि जब भी हियरिंग होगी यू वुड अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अब उस केस में मैं कोर्ट ऑफ लॉ के सामने अपीयर नहीं हो रहा हूँ, तो इट इज माई फॉल्ट, ठीक है, इट इज माई ब्लेम। हाउएवर व्हेन आई एम अ जेल्ड अक्यूज मतलब मेरे को कोई बेल वेल नहीं मिला है, आई एम इन द जेल, ओके, पुलिस की कस्टडी में हूं मैं, एंड उसके बाद पुलिस मेरे को जो है मेरा जो नॉन अपीयरेंस है वो पुलिस की गलती की वजह से, क्योंकि मैं तो जेल में बंद हूँ। पुलिस की जिम्मेदारी है कि मेरे को जेल से ट्रायल में लेके जाए, मेरे को कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रेजेंट करे। अब ये पुलिस नहीं कर रही तो इसमें मेरी जिम्मेदारी कैसे होगी, मुझ पे ब्लेम कैसे आएगा? मैं तो जेल में ही हूं ना, आई एम नॉट रोमिंग फ्रीली, आई एम अंडर देयर कस्टडी। सो सिंपल सा कोर्ट का कहना है कि जो जेल अक्यूज्ड है उसमें आपकी जिम्मेदारी होगी, इसमें ब्लेम शिफ्ट मत करो। वैसे ही पुलिस बहुत ब्लेम शिफ्ट करती है। सो कोर्ट ने अपना जो है काफी स्ट्रिक्ट रुख अपनाया इसमें, और पुलिस को एक तरीके से लताड़ा भी। सो इसमें बेंच थी जस्टिस BR गवाई, गवाई जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है, एंड जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, PK मिश्रा. So the bench made it clear that it is the duty of the police to ensure that persons accused in criminal cases and who are behind bars are duly produced before the trial court. So they have carefully used the language, ठीक है, उन्होंने इस चीज को इंश्योर किया that पहली चीज तो persons accused in criminal cases and दूसरी चीज who are behind bars, मतलब jailed accused. Okay. Now the court noted that the blame for any such negligence on the part of the police cannot be attributed to the imprisoned accused. So ज्यादा कुछ जो है इसमें ये श्वेता, these are the judgments of September 2023. या सो कोर्ट ने इसमें मतलब ऐसे कोई जनरल किसी प्रोविजन के बारे में बात नहीं की। इट वाज अ जनरल थिंग दैट द कोर्ट वाज ऑब्जर्विंग कि ऐसा हो रहा है, एंड पुलिस शिफ्ट द ब्लेम टू द अक्यूज्ड many a times. So to curb this practice, the court notified it in its judgment. Okay, तो ये judgment हमें clear हो गया, and it is important, ये पूछा जा सकता है, okay, या फिर it can be the part of another पैरा, ठीक है, दो चीजें क्लब हो सकती हैं, उसमें भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस है नहीं। सो आई एम मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट जजमेंट। ओके, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं डिस्कस करने का। सो लिक्विडेटर अंडर IBC कैन नॉट कैंसिल ऑक्शन ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर बिड्स, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो IBC वैसे तो डायरेक्टली आपके कोर्स में मेंशन नहीं है, बट कंपनी लॉ जो है आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, एंड कंपनी का जो CIRP प्रोसीडिंग्स होती हैं वो IBC के अंडर होती हैं, हेंस आई हैव कवर्ड दिस केस। और IBC से और भी जनरल चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। सो मैंने एक पहली क्लास में भी IBC की जो CIRP मतलब प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, कंपनी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोग्राम, ऐसा ही कुछ फुल फॉर्म होता है, तो उसका मैंने एकदम समरी में 5-6 मिनट में पूरा प्रोसेस समझाया था। सो हाफिजा, श्वेता एंड चिरंजीव, इफ यू हैव अटेंडेड दैट क्लास जिसमें मैंने समझाया था, देन इट्स फाइन। अगर आपको वो IBC का प्रोसीडिंग्स नहीं पता एंड यू वांट कि मैं समरी में वापस समझा दूं, सो यू कैन आस्क मी टू डू सो। सो शैल आई? Yes, sir, please. ओके, व्हाट अबाउट यू श्वेता? Yes, sir. ओके, सो आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है IBC क्या है, किस बारे में बात करता है? I've read a bit about the CIRP process. ओके, what is it? I can't explain really, but I've read a bit about it अच्छा, while I was practicing. ओके, तो अभी 7:40 हो रहा है, 7:50 तक हम इसको डिस्कस कर लेंगे, पूरा IBC खत्म कर लेंगे 10 मिनट में। उससे पहले आप ये बताओ कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में फर्क क्या होता है?
So basically, when a person is facing insolvency, it means that the payment of the debt are not being made on time by that particular person. However, bankruptcy is the situation when the person declares that he cannot pay his debts to the creditors, and basically he declares a situation that I am unable to pay up to my creditors. गुड, वेरी गुड। बेसिकली यूएस में तो क्या होता है, यूएस में बस बैंक्रप्सी लॉस है, इंसॉल्वेंसी टर्म जो है वो इंडिया में है, और भी बहुत कंट्रीज में है। मेजरली सारी कंट्रीज में बैंक्रप्सी लॉस के बारे में बात होती है। ये इंडिया में जो है एक मैकेनिज्म दिया है। ओके, अब देखते हैं कि जब भी ऐसा कुछ होता है, ओके, तो इसमें होता क्या है, कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी मतलब बेसिकली एकदम ठेठ हिंदी में हम समझे तो दिवालिया निकलना। अब दिवालिया निकलवाने के लिए एक तो जो क्रेडिटर्स हैं वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जैसे श्वेता ने बोला, और वो बंदा या फिर जो कंपनी है वो खुद भी फाइल कर सकती है कि प्रभु हमारे बस की नहीं है, हमें बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है, और हमारा CIRP करवा दीजिए। और दूसरे केस में क्या है कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं या जो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, ठीक है, दे प्लेस द एप्लीकेशन कि ऐसा ऐसा हुआ, हमने या तो इनको पैसा लैंड किया था या फिर वी गिव सर्टेन सर्विसेज एंड नाउ दिस कंपनी इज अनेबल टू पे, या फिर हमें लगता नहीं कि हमें पे कर पाएंगे, सो डिक्लेयर देम इंसॉल्वेंट। ओके, अब क्या होता है कि पहला तो ये कि एक हो गया क्रेडिटर और एक हो गया डेटर। इस केस में क्रेडिटर तो है दो टाइप के और डेटर है कंपनी, ऑब्वियसली। अब ये बताओ ऑपरेशनल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर के बीच में क्या डिफरेंस हुआ? आप ही जब बताओ। तो देखो, मैं एकदम बेसिक से समझाता हूँ, ठीक है। मैंने एक कंपनी खोली जिसका नाम था विश्वास एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब मैंने कंपनी खोली तो मेरा कंपनी में शुरू में तो मैंने सीड फंड डाल दिया। सीड फंड होता है बेसिकली कि मेरा खुद का जमा किया हुआ पैसा, जिससे मैंने कंपनी स्टार्ट की। जैसे मैंने 15 लाख रुपए सेव किए थे, उससे मैंने कंपनी स्टार्ट की। ओके, अब क्या हुआ, अब श्वेता ने कंपनी स्टार्ट की है, श्वेता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। इनसे मेरे को सॉफ्टवेयर्स वगैरह परचेज करने हैं। ओके, और मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज करने हैं क्योंकि जो मेरी कंपनी है उसमें मैं ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह बहुत लेता हूँ, तो मेरे को उसकी जरूरत है। अब मैंने इनसे परचेज कर लिया और मैंने इनको बोला कि मैं आपको कुछ एडवांस दे रहा हूँ, बाकी आप मेरे को 6 महीना दो, मैं आपको 6 महीने में इन सर्विसेज के लिए पे करूंगा। या फिर मैंने इनको बोला कि मैं आपको 1 साल के बाद पे करूंगा और आप मुझसे जो भी इंटरेस्ट होगा इस अमाउंट पे वो ले लीजिएगा। तो श्वेता को लगता है, उसकी कंपनी को लगता है कि या दैट्स अ गुड थिंग कि हमें पैसा तो मिल ही रहा है अपने प्रोडक्ट का, प्लस इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो एक तरीके से मतलब सेल का सेल, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट, सो दे वी बोथ एग्रीड टू दिस टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया कि मैंने कंपनी स्टार्ट करी, मेरे को एक सर्विस रिक्वायर्ड थी, मैंने वो जी श्वेता सर। से ली और हाँ। मैंने उनको वादा किया कि मैं आपकी सर्विस के लिए आपको पे करूंगा और साथ में कुछ इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा। ओके, अब ये तो मैंने इनसे एक तरीके से क्या हो गया, मैंने सर्विस ली, मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने वादा किया है अभी, तो मैं हो गया डेटर या फिर मैं हो गया कंज्यूमर ऑफ द सर्विस। एंड ये क्या हो गए, ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये ऑपरेशनल क्रेडिटर क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक सर्विस प्रोवाइड की है। सिमिलरली द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑपरेशनल क्रेडिटर, टाइप ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर, क्योंकि वो टैक्स वगैरह या फिर और भी जो फॉर्मेलिटीज होती है उसमें देयर इज a company is required to pay certain fees or certain service fee to the government. Okay, so तो गवर्नमेंट और जो भी कोई सर्विस प्रोवाइडर है उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। ओके, अब मैंने ये सब कर लिया, सॉफ्टवेयर वगैरह मुझे मिल गया। अब मुझे लगा कि अब मुझे और स्केल करना होगा, अपने बिजनेस को और बढ़ाना है, तो रॉ मटेरियल्स मेरे को बहुत सारा थोक में लाना होगा। अब मेरे को जो है 3 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। अब 3 करोड़ मैं क्या करूं, तो आप क्या हो, आप एक तरीके से एक बैंक हो, ठीक है, हाफिजा बैंक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो आप एक बैंक हो और आपने मेरे को 3 करोड़ रुपए दे दिए लोन पे, ठीक है, और आपने बोला कि 2 साल के अंदर आपको पे करना है एंड दिस इज द इंटरेस्ट जिसके साथ आपको पे करना है, ठीक है।
तो अब आप हो गए फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड जो होते हैं, जो लोन दें या इन्वेस्ट करें, राइट? यस सर। अब समझ आया आपको डिफरेंस? सर फर्स्ट केस में भी बैंक लोन दे रहा है, सेकंड केस में भी बैंक लोन दे रहा है, तो फर्स्ट केस में फर्स्ट केस में बैंक लोन नहीं दे रहा। फर्स्ट केस में जिससे मैंने सर्विस ली, मैंने श्वेता की कंपनी से एक सॉफ्टवेयर खरीदा, ओके ओके आईटी सॉफ्टवेयर खरीदा, जिसमें किसी से रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, श्वेता से मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा, चिरंजीव से खरीदे, ठीक है, और मैंने इनको बोला कि मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा और पेमेंट के साथ इंटरेस्ट भी दे दूंगा, वरना सबको इंस्टेंट पैसा चाहिए होता है ना, तो मैंने एक लेवरेज दिया इनको कि मैं आपको इंटरेस्ट भी दे दूंगा, जिससे मुझे हाथों हाथ पैसा ना मांगे। यस सर यस। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया ऑपरेशनल हाँ। क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर में? यस सर। ओके। अब इसमें जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट भी करते हैं पैसा, वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं। क्योंकि वो इन्वेस्ट क्यों करते हैं? वो इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ना बिकॉज दे फील द कंपनी कैन ग्रो, और उनका पैसा जो है उनको रिटर्न के साथ वापस मिलेगा, या फिर उनका जो स्टेक है कंपनी में वो होल्ड करके रखेंगे, और कंपनी की जैसे वैल्यूएशन बढ़ेगी तो उनका जो स्टेक शेयर का वैल्यू है, जो इक्विटी है उनकी कंपनी में, उसका भी वैल्यू बढ़ेगा। हम शार्क टैंक में देखते हैं ना, इक्विटी इक्विटी इक्विटी, तो बेसिकली वही, इन्वेस्ट किया, उनको इक्विटी मिली। जैसे अब मेरे को और पैसे की जरूरत है, तो मैं एक इन्वेस्टर के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा आप ये मैं अपनी कंपनी को 10 करोड़ का वैल्यू करता हूँ, और आप 10% इक्विटी ले लो और मेरे को 1 करोड़ दे दो। तो अब वो 10% इक्विटी के मालिक हो गए कंपनी में, उनको लगा कि हाँ ये कंपनी 100 करोड़ तक जा सकता है, तो मेरा 1 करोड़ 10 करोड़ होगा। ओके, तो वो इक्विटी हुए, अब वो भी एक तरीके से फाइनेंशियल क्रेडिटर है। ओके, तो सर्विस रिलेटेड और प्रोविजंस रिलेटेड हो गए ऑपरेशनल क्रेडिटर, और फाइनेंस रिलेटेड लोन वगैरह इक्विटी ये सब, ये हो गए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। इज इट क्लियर हाफिजा? यस सर। या तो अब क्या हुआ, अब हमें ये पता चल गया कि लोन वगैरह कैसे, क्या कहाँ से सर्विस ली, क्या ली। अब जो है, अब मैं जो है मेरी हो जाती है टाइम फिश, एक बड़ा प्लेयर आ जाता है मार्केट में, जो मेरा ही बिजनेस प्लान, जो बिजनेस आइडिया है उसको यूज करके एक बहुत बड़े स्केल पे इसको करता है, एंड वो मेरे को स्टॉर्म आउट कर देता है मार्केट से, और मेरी कंपनी होने लग जाती है फेल। मैं सर्विसेज के लिए श्वेता को पे नहीं कर पा रहा हूँ, आपने मुझे एज अ बैंक लोन दिया था, मैं वो पे नहीं कर पा रहा हूँ, चिरंजीव ने मेरे से इक्विटी ली थी, मैं उनको वो पे नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्या हो गया, या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कुछ करके कुछ कारस्तानी, या फिर अपने एसेट्स वगैरह बेच के, एसेट्स को लिक्विडेट करके आपको जो है वो पे करूं आप सब लोगों को, या फिर जो है मैं एकदम अड़ा रहा हूं कि हाँ चलो देखा जाएगा, पैसे वैसे थोड़ा और बनाते हैं फिर फरार हो जाएंगे, ठीक है। पर आप लोग भी स्मार्ट हो, आप फरार नहीं होने देते हो। अब आप लोग जो है वो चले जाते हो उनके पास, एनसीएलटी के पास, और आप जाके कंप्लेंट फाइल कर देते हो कि ऐसा ऐसा है, और हमें नहीं लगता कि ये हमें पे करने वाला है इन द नियर फ्यूचर, एंड वी फील दैट द कंपनी इज गोना गो इंसॉल्वेंट। सो प्लीज आप इस मैटर को कॉग्निजेंस में लीजिए और जल्द से जल्द CIRP प्रोसेस चालू करवाइए। ओके, अब जो ये कंप्लेंट है उसके लिए क्या होना चाहिए कि 1 करोड़ या उससे ज्यादा का डिफॉल्ट होना चाहिए। तो अब बताओ हाफिजा, आपने दिया मुझे 60 लाख का लोन, श्वेता से मेरा ड्यू है 20 लाख का, और चिरंजीव ने मेरी इक्विटी खरीदी 30 लाख में। तो हाफिजा क्या आप कंप्लेंट कर सकते हो मेरे खिलाफ एनसीएलटी में फॉर इंसॉल्वेंसी? जी सर। कैसे? 1 करोड़ होना चाहिए था वैल्यू तो। ऑलराइट, तब तो नहीं। तो उस केस में भी आप कर सकते हो। आपको बस ये करना होगा कि आपको मतलब सेटिंग बिठाना है, एक तरीके से आपको कोऑर्डिनेट करना है विद द ऑपरेशन क्रेडिटर्स एंड द अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। जैसे चिरंजीव है, उन्होंने इक्विटी दे रखी है, श्वेता है, उन्होंने उनका सर्विस के अगेंस्ट पैसा ड्यू है, तो आप लोगों का मिला के जो अमाउंट है वो 1 करोड़ 10 लाख हो रहा है। तो आप तीनों ज्वाइंटली कंप्लेंट अगर सबमिट कर दो तो एनसीएलटी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ओके ओके आप ही जा, ओके श्वेता।
Yes. तो अगर जैसे आपका खुद का अकेले का अगर 1 करोड़ से ऊपर होता तो आप खुद फाइल कर सकते थे कंप्लेंट, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। बट अगर किसी 2 या 3 क्रेडिटर्स का मिलके 1 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं तो वो ज्वाइंट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। अब जैसे एक बार कंप्लेंट फाइल होगी, कॉग्निजेंस में आ गया, ठीक है, कंप्लेंट फाइल हुई तो भी कॉग्निजेंस में ले लेगा एनसीएलटी, या फिर अगर खुद ही जो कंपनी है, जैसे मैंने बोला एग्जीक्यूटिव के प्रभु मुझे माफ करो, मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे कंपनी नहीं चल पाएगी, तो ये भी पॉसिबल है। तो उसमें भी जो है कॉग्निजेंस में लेके सीआईआरपी प्रोसीडिंग्स चालू हो जाएंगी। अब सीआईआरपी प्रोसीडिंग होती क्या है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। अब ये सीआईआरपी प्रोसेस कैसे चालू होगा कि पहले फॉर्म होगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, सीओसी, ठीक है। पहले सारे क्रेडिटर्स जो हैं उनको संज्ञान में लिया जाएगा, उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन कौन से क्रेडिटर्स हैं जिनमें पैसा अटका हुआ है। इसमें सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आ जाएंगे, ठीक है। बट ये जो कमिटी, यहाँ पे एक कैच है कि जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है ना, इसके पार्ट केवल और केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स नहीं होंगे। और इसका रीजन बताओ, कोई एक लॉजिकल रीजन ढूंढ के लाओ। श्वेता आप दोनों में से कही कि आपको नहीं लगता कि ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को तो आपने कमेटी का पार्ट नहीं बनने दिया, आपने कमेटी का पार्ट जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को बना दिया, केवल कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का। तो बट जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा ना, और जो दूसरे क्रेडिटर्स हैं, ऑपरेशन क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने तो फिर भी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज दी हैं, दैट्स मोस्टली इन काइंड। नहीं देखो, अब एक बात बताओ श्वेता कि पैसा जो है आपने, मान लीजिए जो ये बैंक है, हाफिजा जो है इनका बैंक है, ये एक बैंक है, ठीक है। इन्होंने दिया है 50 लाख रुपए का क्रेडिट और आपने दिए 1 करोड़ की सर्विसेज, ठीक है। आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, आपने माल प्रोवाइड कर दिया। अब आपने माल जो उनको प्रोवाइड किया वो आपने भी मैन्युफैक्चर किया होगा कहीं से, या फिर और जो बड़ा सप्लायर है उससे खरीदा होगा, ठीक है। अब आपको भी आगे इसके पेमेंट करने होंगे। The economy of your company is also getting affected because of this. So आपके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की जरूरी है। और ये जैसे इनने तो 50 लाख ही दिया है, आपने मान ली 1.5 करोड़ वर्थ की सर्विसेज दी है, तो भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में इनको जो है इंपॉर्टेंस क्यों मिलेगा? इसका रीजन बताओ। तो गुड्स तो फिर भी रिकवर ऐसे भी हो सकते हैं ना, मतलब सारे गुड्स यूज कर लिए, यूज पेरिशेबल आइटम्स थे, यूज कर लिए, बिक गए, हजम कर गई कंपनी। अब बताओ, सोचो, कुछ सोचो। चलो मैं बताऊं। यस। या तो सॉरी फॉर पुशिंग यू श्वेता, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था दैट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, आप आंसर के साथ आ जाओगे, बट दैट्स नॉट एन इशू। यहाँ पे कोई वाइवा वगैरह नहीं चल रहा है। आई वॉज जस्ट विलिंग कि कितना इंक्विजिटिविटी इंक्रीज हो सकती है, बट मैं बता देता हूँ आंसर। सो अब इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये माना, आई थिंक स्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुछ का था केस का नाम, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसमें राइट टू इक्वलिटी इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है, देयर इज अ क्लियर रीजनेबल नेक्सस बिहाइंड दिस। क्योंकि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होता है, ठीक है, उन्होंने अपना गुड्स दे दिया, उन्होंने अपना सर्विसेज दे दिया, अब वो कंपनी ने यूज कर लिया, उनको वो गुड्स वापस मिले ना मिले उनको कुछ मतलब नहीं है, उनको मतलब है वो अपना पैसा लेंगे, उनको अपने बस सर्विसेज का पैसा चाहिए। फिर कंपनी चाहे भाड़ में जाए, कंपनी लिक्विडेट हो जाए, कुछ हो जाए, उसको उनको उससे कुछ मतलब नहीं होगा। सही बात है श्वेता, जैसे आपने कोई सर्विस दी होगी तो आपका मेन प्रायोरिटी क्या होगा कि मैंने जो सर्विस प्रोवाइड करी है, मैंने जो गुड्स दिए हैं, उसका मुझे पैसा मिल जाए, यही आपका प्रायोरिटी होगा ना। यस। आपका प्रायोरिटी ये थोड़ा होगा कि भले ही मेरे गुड्स और सर्विसेज का पेमेंट ना हो पर ये कंपनी वापस से खड़ी हो जाए अपने दम पे। यस। बट ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंटली जो इक्विटी होल्डर्स हैं, ठीक है, जिनकी इक्विटी है, उनका इंटरेस्ट कंपनी के वापस खड़े होने में होगा। So उनका इंटरेस्ट, basically they're the major stakeholders in the company as compared to the operation creditors. यस, और बेसिकली उनका जो इंटरेस्ट है वो कंपनी में है। उनका इंटरेस्ट केवल पैसों में नहीं है, उनका इंटरेस्ट है कि मतलब उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट किया था कंपनी में, ठीक है। सो दे डोंट वांट कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है उस पे उनको दे गेट अ
लॉस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दे वांट कि द कंपनी ग्रोज, जो विजन के साथ उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो विजन कंपनी फुलफिल करे। सो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि दे आर द क्रेडिटर्स विद अ हाई इंटेलेक्चुअल थिंकिंग टुवर्ड्स द कंपनी। सो उनको ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए कि अब कंपनी को वापस कैसे खड़ा किया जाए। ठीक है, तो अब अपनी सीओसी बन गई, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स पूरा सारा देखेगा कि किसका कहाँ है, और ये पेपर में भी छापा जाएगा कि ये कंपनी जो है अभी CIRP प्रोसेस में है, तो जिसका भी जो भी बकाया है वो हमें आके जो है इन्फॉर्म कर दे। उसके बाद COC जो है सारी चीजें देखेगी, ऑडिट वगैरह ये सब देखेगी कंपनी का क्या है। अब COC जब एक बार बन गई तो कंपनी का जो बोर्ड है वो हो जाएगा डिसॉल्व। उसके बाद COC जो है वो एक्ट करेगा। ठीक है, कंपनी का जितने भी मैटर्स हैं, जिसको जो भी डिसीजन लेने वो COC लेगी, एंड COC फिर एक रेजोल्यूशन प्लान बनाएगी, और उस रेजोल्यूशन प्लान में होगा कि कैसे क्या होगा, कैसे जो है कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, जैसे अभी गो एयरवेज या जेट एयरवेज किसका चल रहा था CIRP प्रोसेस? गोएर। गो एयर का चल रहा है। तो गो एयर में एंड में यही होगा, रेजोल्यूशन प्रोसेस पास होगा और बोल दिया जाएगा कि अब जो है इस कंपनी को इंडिगो एक्वायर कर ले, एंड फिर इंडिगो इसको अपने हिसाब से चलाए। दिस इज व्हाट आई फील कि नेचुरली होने वाला है। सो अब रेजोल्यूशन प्रोसेस होगा, एंड ये जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है ये एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर सबमिट करना होता है, विच इज अराउंड समथिंग 277 डेज। उसके बाद भी कुछ एक्सटेंशन मिल जाता है, जनरली एक्सटेंशन मिल ही जाता है। तो फिर अब ये रेजोल्यूशन प्रोसेस पूरा ट्राई होता है, सब कुछ होता है, एंड ये रेजोल्यूशन प्रोसेस हो गया, इफेक्ट में आ गया। उसके बाद भी कंपनी रिकवर नहीं हुई, फिर फाइनली जाके जो है इसको लिक्विडेट कर दिया जाता है। कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाता है, मतलब इसके एसेट्स वगैरह बेच दिए जाते हैं। जो भी एम्प्लॉयज थे उनको ले ऑफ कर दिया जाता है। उसके बाद जो भी एसेट्स वगैरह जो हैं उनको बेच बाच के कंपनी का जितने भी एसेट हैं, मार्केट में होल्डिंग्स हैं, वो सब बेच वगैरह करके एक वाटरशेड चैनल बनाया जाता है कि सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, उनके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर एंड में जाके शेयर होल्डर्स। तो इसमें ये भी बोला गया कि शेयर होल्डर्स की ज्यादती है, बट द थिंग इज कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, बिकॉज उन्होंने ड्यू डिलीजेंस किया, और जो शेयर होल्डर्स है वो बेचारे चक्की की मतलब जब आटा पिसता है तो धान भी पिस जाते हैं, तो धान की तरह पिस के रह जाते हैं। दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ द प्रोसेस। बट या इसको इसलिए ही लाया गया कि कंपनी डायरेक्ट लिक्विडेट ना हो। जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, जिन मतलब एक कंपनी जो है जब वो लिक्विडेट होती है, सो उस कंपनी का ही जो पूरा इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, केवल वही अफेक्ट नहीं हो रहे, एक पूरी कंट्री का मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है अफेक्ट हो रहे हैं एक किसी कंपनी से। और जहां तक है, अगर बड़ी कंपनी तो और ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज भी हैं, और उस कंपनी के अराउंड जो उस कंपनी से के साथ डील करते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज डील करती हैं, उन पे भी अफेक्ट पड़ता है अगर उनसे उन कंपनी का लेन देन बहुत ज्यादा था तो। ओके, तो ये जो था ये CIRP प्रोसेस था इन अ नटशेल। समझे आप हाफिजा? एनी डाउट? नो सर। कैसे लगा आपको? अच्छा लगा? जी सर। अभी IBC पढ़ाया आपको कॉलेज में? नहीं सर, आप तो 5th ईयर में, फिर कब पढ़ाएंगे? पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, सिलेबस में नहीं है हमारा IBC। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बेसिकली यही है IBC, है ना? और बाकी सब इसमें प्रोसीजरल है, जो मेन थ्योरी का पार्ट है वो यही है। तो आपसे कोई भी IBC के बारे में पूछ ले तो आपको बेसिक तो सारे सब कुछ पता ही है। ओके, अब देखते हैं 5th केस जो है हमारा। सो सुप्रीम कोर्ट एक्विट्स टू in 1989 murder case says court must test evidence carefully when FIR is delayed। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 लोगों को 1989 के एक मर्डर केस में बाइज्जत बरी किया, ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला कि जब FIR डिले हो जाती है तो एविडेंस जो है उसको केयरफुली टेस्ट करना चाहिए। केस का टाइटल है हरिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़।
सॉरी, इस आईबीसी तो डिस्कस कर लिया हमने, इसको डिस्कस ही करना भूल गए थे। सो लिक्विडेटर अंडर आईबीसी कैन नॉट कैंसिल ऑक्शन ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर बिड्स। तो अब हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया, तो हमें पता था कि एंड में जाके लिक्विडेट ही करना होता है कंपनी को, उसके एसेट्स वगैरह बेचने होते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ऑक्शन है लिक्विडेट करने के लिए, बेसिकली एसेट्स वगैरह को बेचने के लिए, अगर आपको लगता है कि बाद में वापस से लाने में हायर बिड्स आएंगी, तो केवल इस रीजन को आप संज्ञान में लेते हुए ऑक्शन को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। देयर हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग रीजन। बेंच इसमें थी जस्टिस बीवी नागरत्ना and Justice Ujjal Bhuyan, and the bench held that a liquidator who is part of the corporate insolvency CIRP process under the IBC cannot cancel an auction merely on the expectation that a higher price may be bid for the sale of assets. ये हमें समझ में आ गया टाइटल से। The court explained that cancelling a valid auction on such expectations could erode the credibility of the auction process. तो कोर्ट ने इसमें रीजन दिया कि इससे क्या होगा कि आपका जो ऑक्शन प्रोसेस है, ठीक है, आपने कैंसिल कर दिया, अब अगली बार को लोग जो है, जो इंटरेस्टेड थे इस वाले में, वो ये समझेंगे कि यार ये कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस का, ये कंपनी भी झमेले में थी, इंसॉल्वेंट हो गई या बैंकरप्ट हो गई, अब जो है इसका ऑक्शन प्रोसेस भी हमें ऐसा रिग्ड ही लग रहा है। तो बेसिकली लेजिटिमेसी जो है ऑक्शन प्रोसेस की, वो एरोड हो सकती है, वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है, इसलिए कोर्ट ने ये रीजनिंग दी। It further made it clear that liquidators of corporate debtors do not hold absolute or unfettered discretion to cancel an auction that is otherwise valid. तो कोर्ट ने बोला कि इनको डिस्क्रिशन है, हाँ माना कुछ हद तक, बट दे डू नॉट हैव एब्सोल्यूट और अनफेटर्ड डिस्क्रिशन। अनफेटर्ड मतलब अनचेक्ड, ओके। और कोर्ट ने क्या ऐड किया? द कोर्ट एडेड दैट आफ्टर एन ऑक्शन इट इज नॉट ओपन टू द लिक्विडेटर टू एक्ट ऑन थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन, ओके, and cancel the auction unless it is found that fraud or collusion has vitiated the auction. तो एक तो ये चीज, और दूसरा ये कि जब ऑक्शन प्रोसेस हो भी गया है, उसके बाद भी जो ऑक्शन की प्रोसीडिंग्स थी उनको कैंसिल नहीं किया जा सकता किसी थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन पे, until and unless उन्हें एकदम ठोस तरीके से पता चले कि जो ऑक्शन प्रोसेस था इट इंक्लूडेड फ्रॉड एक्टिविटी और कोल्यूजन, ओके। अब देखते हैं ये वाला केस, हरिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें 2 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया 1989 के एक मर्डर केस में। और कोर्ट ने ये भी बोला कि एविडेंस को केयरफुली टेस्ट करना चाहिए इन दोस केसेस वेयर एफआईआर फाइलिंग इज डिलेड, ओके। सो बेंच इसमें थी जस्टिस जेबी परदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। So in doing so, the court overturned the earlier conviction in the case after noting that the Chhattisgarh High Court had not adequately examined the evidence and witness statements in the case. तो कोर्ट ने ये देखा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो है, उन्होंने एडिक्वेटली एविडेंस जो मौजूद था उसको एग्जामिन नहीं किया और विटनेस स्टेटमेंट्स को भी अच्छे से एग्जामिन नहीं किया, ओके। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कन्विक्शन दिया था, ठीक है, उसके सामने सुप्रीम कोर्ट ने भाई इसको ओवरटर्न करके एक्विट कर दिया उन्हें। और कोर्ट आल्सो टुक नोट ऑफ द फैक्ट दैट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन दिस केस वाज फाइल्ड द मॉर्निंग आफ्टर द मर्डर, सो देयर वाज नॉट एन इमीडिएट फाइलिंग, देयर वाज अ डिलेड फाइलिंग, एंड इन दिस केस स्पेशली और ज्यादा ध्यान देना चाहिए और ज्यादा अच्छे से स्क्रूटिनाइज करना चाहिए एविडेंस को और ज्यादा अच्छे से एग्जामिनेशन होना चाहिए एविडेंसेस का। सो द बेंच emphasized that bench emphasized that where there is an unexplained delay in registering the FIR, court should be more circumspect in analyzing the case. Circumspect का मतलब वही है कि और ज्यादा जागरूकता से जो है एविडेंस को एग्जामिन करना चाहिए, एकदम प्रॉपर मैनर में और एकदम डिलीजेंटली, ओके। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस। सो द सुप्रीम कोर्ट slams Patna High Court for confirming death penalty to rape and murder accused despite contradictions in witness statements. तो इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है पटना हाई कोर्ट को अच्छे से लताड़ा, ठीक है, क्योंकि दे कंफर्म डेथ पेनल्टी टू रेप एंड मर्डर अक्यूज्ड, जबकि विटनेस स्टेटमेंट्स में देयर वर कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं काफी क्लियर थी, उसके बाद भी डेथ पेनल्टी दे दी गई। तो ऑब्वियस ही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये केस हमने
कल वाली प्रैक्टिस में ही डिस्कस कर लिया था, मुन्ना पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यू रिमेम्बर इट हाफिजा? Yes, sir. तो इसको हम स्किप कर लें। बलवंत भाई सोमा भाई भंडारी वर्सेस हीरालाल सोमा भाई कॉन्ट्रैक्टर। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग नेम। आई थिंक इन दोनों कजन भाई ही होंगे। So litigants disobey orders because courts are lenient and accept apology from contemners. Okay, तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो लिटिगेंट्स है, बेसिकली जो एडवोकेट्स हैं, वो कोर्ट्स के ऑर्डर जो हैं उनको इसलिए डिसोबे करते हैं। सॉरी, लिटिगेंट्स बेसिकली जो केस फाइल करते हैं, ठीक है, एडवोकेट्स तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, कि वो इसलिए ऑर्डर्स को डिसोबे करते हैं क्योंकि कोर्ट जो है इट इज लीनियंट एंड इट इजीली एक्सेप्ट्स अपॉलॉजी फ्रॉम द कंडेमनर्स। ओके, सो बेंच इसमें थी जस्टिस जेपी पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा जी की, एंड दे लेमेंटेड, the bench lamented that litigants often flout court orders because courts are lenient towards those held guilty in contempt of court proceedings and close such proceedings merely because such contemners apologize afterward। तो ज्यादातर हमने देखा है कि कोर्ट जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस होता है तो जो भी कंटेम्पनर होता है वो ड्यूली अपोलोजाइज कर लेता है और कोर्ट माफ भी कर देता है। ज्यादा कुछ होता नहीं, फाइन भी होता है तो 1 रुपए 11 रुपए, मतलब फॉर द सेक ऑफ इट कोर्ट फाइन लगाता है। सो अब इसमें बेंच ने क्या बोला, इट स्टेटेड दैट सच लीनियंसी मेक्स सर्टेन लिटिगेंट्स रियलाइज हाउ पोटेंट अ वेपन एन अपोलॉजी कैन बी। ओके, तो उनको लगता है कि या अपोलॉजी तो हमारा हथियार है, हम कुछ भी करेंगे और अपोलोजाइज कर लेंगे। Over time, such a lenient attitude has actually emboldened unscrupulous litigants to disobey court orders or violate their undertakings with impunity. The bench of point. तो अब कोर्ट क्या कहती है कि ये ऐसे जो लिटिगेंट्स है ना, अब इन्होंने इस चीज को एक नॉर्म बना लिया है। उनको लगता है कि ये भी एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, ऐसा हम कर सकते हैं, माफी मांगेंगे और फिर निकल जाएंगे पतली गली से। तो अब कोर्ट ने बोला नहीं, आपको इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। And the court ruled that the willful disobedience or breach of an assurance given in an undertaking by lawyers on behalf of their clients to the court would amount to civil contempt. और इसमें जो courts हैं they will not maintain leniency. So इसमें जो है they will not maintain leniency और आपको जो है एकदम जो एप्ट पनिशमेंट है या फिर जो एप्ट फाइन्स वगैरह हैं, यू हैव टू रूल देम। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोर्ट का ये जो लीनियंट नेचर है उसका मजाक उड़ता रहेगा एंड प्रोसीजर्स का मजाक उड़ता रहेगा। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस। वसंत नेचर क्योर हॉस्पिटल एंड प्रतिभा मैटरनिटी हॉस्पिटल ट्रस्ट एंड अदर्स वर्सेस युकाजी रामाजी थ्रू लीगल हायर्स एंड अनदर। ओके, सो अब इस केस में देखते हैं, काफी लंबा नाम है। तो वसंत नेचर क्योर हॉस्पिटल एंड प्रतिभा मैटरनिटी हॉस्पिटल ट्रस्ट। सो एक चीज आप इसमें याद करने के लिए कर सकते हो कि आपको पता है कि इसमें 2 हॉस्पिटल्स के नाम लिए हैं, तो 2 हॉस्पिटल केस, 2 हॉस्पिटल्स वाला केस है ये, राइट। तो अब 2 हॉस्पिटल वाले केस में क्या हुआ, कोर्ट शुड नॉट अलाउ लिटिगेंट्स टू मिसयूज प्रोसेस ऑफ लॉ थ्रू मल्टीपल वेक्सेशियस प्लीज। ओके, तो सिमिलर सी बात है जैसा उसमें था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं बेंच किसकी थी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता। ओके, एंड द बेंच स्लैम्ड द legal heirs of a litigant for filing multiple vexatious applications before the Gujarat High Court towards getting rights over certain property। तो इन्होंने बहुत सारी जो है एप्लीकेशंस फाइल कर रखी थी एंड many a times it is done to waste the time of the judicial process। Okay, in this case the applications were filed by the legal heirs on at least 5 occasions before being dismissed for non-prosecution। A 6th application was finally admitted by the High Court after imposing rupees 15,000 as costs। The apex court opined that the High Court erred to entertaining this application। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि कोर्ट को अलाउ ही नहीं करना चाहिए ऐसे लिटिगेंट्स को जो प्रोसेस को मिसयूज करते हैं। ओके, और
इनको इनके ऊपर और फाइन डालना चाहिए था और इनकी एप्लीकेशन ऐसे लिटिगेंट्स के आज से एंटरटेन करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो अब आपको याद रखेगा कि 2 हॉस्पिटल वाले केस में 2 तो हॉस्पिटल तो मल्टीपल इन्होंने प्लीज और एप्लीकेशंस फाइल कर दी थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो एकदम आग बबूला हो गया, गुस्सा हो गया कि ये क्या मजाक लगा रखा है इन्होंने जुडिशियल प्रोसेस में। अब अगला हम देखते हैं अपना सुप्रीम NHPC वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरी एंड अदर्स। हाँ, पीछे कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मेरे को रोक देना। ओके, जी सर। अभी तो कोई डाउट समझ आ रहा है? जी सर। या सर जब मैं नोट डाउन करूंगी तो मैं क्या क्या पॉइंट्स, मतलब रेशियो, बेंच और केस का कुछ कुछ पॉइंट्स में नोट डाउन, बुलेट पॉइंट्स में हाँ। नोट कर रही हूँ। और क्या कुछ करना होगा? सब कुछ क्या लिखना होगा? नहीं, सब कुछ नहीं लिखना है आपको इसमें। जैसे जैसे ये वाला देखो, ये वाला केस है, एक तो टाइटल नोट डाउन कर लिया, ये मेन हाँ कर लिया। कर लिया। उसके बाद बेंच है, हम्म। वो आपने नोट डाउन कर लिया, हम्म। ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या हुआ था वो अपने वर्ड्स में आप सिंपली, लिटिगेंट्स ने मल्टीपल वेक्सिशियस एप्लीकेशंस लगा दी थी गुजरात हाई कोर्ट के सामने। किस रीजन क्या था? फॉर गेटिंग राइट्स ओवर सर्टेन प्रॉपर्टी। और 5 बार की ये की 5 ओकेशंस, ठीक है। और बिफोर बीइंग डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, डिसमिस हो गई थी नॉन प्रोसिक्यूशन के लिए। फिर एंड में जो 6th एप्लीकेशन थी वो फाइनली हाई कोर्ट ने एडमिट करी आफ्टर इम्पोजिंग फाइन्स ऑफ 15,000। ओके, सो ये आपकी इंफॉर्मेशन है। मतलब जो बेसिकली इंडिकेटर्स होते हैं ना, उनको आपको नोट डाउन करना है। जैसे पूरा जो सेंटेंस था वो तो कोई काम आएगा नहीं। इन दिस केस एप्लीकेशंस वर फाइल्ड बाय द लीगल हायर्स, हमें तो बस ये करना है कि 5 ओकेशन पे फाइल, बिफोर बीइंग डिसमिस्ड, नॉन प्रोसिक्यूशन के लिए डिसमिस, 6ठी एप्लीकेशन एडमिट हुई, 6th एप्लीकेशन एडमिटेड बाय HC। ओके, शॉर्ट नोट्स, इम्पोज्ड फाइन 15,000 एज कॉस्ट। और ये मेन लाइन में तो अपने डिस्कस हो ही गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है ऐसी चीजें। ओके, समझ आया? यस सर। और अभी आप आराम से समझ भी सकते हो क्योंकि ये अपलोड हो जाएगा, तो मतलब हबड़ दबड़ में नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है। ओके, बाकी कर रहे हो तो अच्छी बात है। नाउ द नेक्स्ट केस इज NHPC वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरी एंड अदर्स। ओके, अब ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स हिमाचल प्रदेश लॉ लेविंग टैक्स ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओनर्स कैरिंग पैसेंजर्स फॉर फ्री। ठीक है, ये टैक्सेशन लॉ का हमारा केस आ गया। तो इसमें क्या था कि देयर वाज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो फ्री में लाता ले जाता था, मतलब बेसिकली एक कम्युनिटी सर्विस कर रहे थे ये लोग। तो इन्होंने प्ली किया कि हम ये सर्विस कर रहे हैं, फ्री में लोगों को लाते ले जाते हैं, तो हमारे ऊपर टैक्स न लगाया जाए। तो इसमें बेंच जो थी वो थी जस्टिस BV नागराथना एंड जस्टिस उजल भुयान। एंड इन्होंने 1997 का एक हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेशन है विच इम्पोज टैक्स ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कैरिंग पैसेंजर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इन्होंने इसको अपहेल्ड किया, including vehicles by employers for transporting their employees and families. Okay. The court stated that the Himachal Pradesh Passengers and Goods Amendment and Validation Act 1997, which was enacted to undo the effect of a High Court order from that year, was valid. तो कोर्ट ने बोला वैलिड है and they can tax. Okay. तो इसके पीछे रेशियो क्या हो सकता है? ठीक है, जहां तक मुझे समझ में आता है इसका सिंपल लॉजिक है कि माना कि आप उनको ला ले जा रहे हो फ्री में, यू आर डूइंग अ गुड सर्विस, बट द थिंग इज यू आर यूजिंग द रोड्स विच आर बिल्ट बाय द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट ने वो किससे बिल्ड किया? जो उनके पास रेवेन्यू आया। वो रेवेन्यू किसका पैसा होता है? ऑब्वियसली दैट इज द मनी ऑफ द टैक्स पेयर्स। ठीक है, सो इस रोड को मेंटेन भी करना होगा, और टैक्स पेयर्स जो है वो पैसा दे रहे हैं बाकी टैक्स पेयर्स, तो आपकी भी जिम्मेदारी पड़ती है, उन पे ही पूरा बर्डन नहीं पड़ना चाहिए।
अब वो आपके ऊपर है कि आप उसके लिए चार्ज करो, रोड को खुद के लिए यूज करो। अब जो पर्सनल यूज के लिए खुद की फैमिली से इधर उधर आते जाते हैं, वो भी तो टोल देते हैं ना। वही थोड़ा बोलेंगे कि अरे हम तो अपने इनसे वो चार्ज नहीं कर रहे पैसा, तो हमसे टैक्स मतलब। सो जो पूरा पॉइंट है टैक्सेशन का, वही नल एंड वॉइड हो जाएगा। फिर तो सब यही बोलेंगे कि हम अपनी फैमिली से पैसा थोड़ा ले रहे हैं, हम इससे पैसा थोड़ा ले रहे हैं, हम उससे पैसा थोड़ा ले रहे हैं। और पैसा ले भी रहे होंगे तो अब कहाँ तक गवर्नमेंट पता करेगी कि पैसा नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? कोई अपने प्राइवेट व्हीकल में प्राइवेट नंबर प्लेट पे 3-4 लोगों को बिठा के ले जाएगा कि अरे ये तो मेरे कजन वगैरह हैं, और बाद में उनसे पैसे ले लेगा। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? हेंस ये जो है, ये दलील नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड केस टैक्सेशन लॉ को। ओके, सो बाकी केसेस हम कल कंटिन्यू करेंगे, और टाइम काफी हो गया है। ओके ओके सर, ओके सर। आज के सारे केसेस समझ आए आपको? हाँ सर। कहीं कोई डाउट? नो सर। सर केसेस मतलब केसेस कैसे रिवाइज करना है? हर रोज एक मतलब सेम केसेस को रिवाइज करते रहना है? नहीं नहीं, हर रोज सेम केसेस को रिवाइज नहीं करना है। जैसे आज ये रात के 10 बजे तक अपलोड हो जाएगा, तो आपने खोला, जो मैंने पढ़ा दिए हैं वो तो कर ही लो, बाकी भी एक रीडिंग कर लेना। ओके, तो ओके। दैट रीडिंग इज इनफ। अब ओके। कल क्लास से पहले जो है आप एक रीडिंग और कर सकते हो, कोई डाउट है उसमें उसको नोट डाउन कर सकते हो। 2 बार आपकी रीडिंग हो गई, इट्स मोर देन इनफ। फिर डायरेक्ट एग्जाम से पहले एक दिन पहले ये जो नोट्स हैं इनसे आपको रिवाइज करना है, 2 दिन, एग्जाम से 2 दिन पहले। ओके, बहुत सारे जजमेंट्स है सर। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का तो मेरा एक मतलब अलग अलग से कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉपी बनाया था। वहां पर तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का ही 30-40 केसेस तो होगा ही। जब व्हेन आई गेव माय क्लैट तो मैंने लगभग 400 जजमेंट्स के आसपास पढ़े थे, और मैंने ये तरीके से, जैसे शॉर्ट फॉर्मेट है, हाँ। तो अब एक बात तो अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ कि पूरा डॉक्यूमेंट को पढ़ने में आपको कितना लगे, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, हम्म। इस आधे घंटे में 20 वो, तो वो हमें पढ़ना होता है, हमें जस्ट रिवाइज करना होता है कि किस केस में क्या था, कि हमें एग्जाम से पहले हमारे माइंड में बैठ जाए। फिर जब मल्टीपल चॉइस का फायदा यही तो होता है कि हमें ओके। ऑप्शंस की वजह से याद आ जाता है। ओके। ओके, और मॉक ओके टेस्ट सर। देना चालू किया आपने? हाँ सर, हर रोज दे रही हूँ। आई हैव गिवन फॉर जूरिस्प्रूडेंस का दिया है, कल कॉन्ट्रैक्ट का दिया है, आज रात को नेक्स्ट वाला दे दूंगी। कैसे गया, क्या स्कोर आया? जूरिस्प्रूडेंस का 77 ऐसा कुछ आया था, और कॉन्ट्रैक्ट का 55। ओके, गुड गुड गुड। तो कोई ना, कॉन्ट्रैक्ट का आप देखो, और जहाँ भी डाउट आ रहा है, कुछ वो आ रहा है, तो मुझे बताओ। ओके ओके। ओके, बाय बाय।